नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। सूर्य के साथ आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, छठे चरण के चुनाव को लेकर 58 सीटों पर सुबह से लगातार डाले जा रहे वोट। बताएंगे आपको कौन कौन से बड़े नेता है मैदान में उतरे हुए और किन किन पॉलिटिकल पार्टी का है आज जबरदस्त दबदबा। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी ने फिर से उठाया है वो मुद्दा जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया था मना। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी आज एक ऐसे राज्य में करने वाले हैं दौरा जहां पर नरेंद्र मोदी का हो रहा है जोरदार विरोध। साथ साथ कोलकाता पुलिस को लेकर अफवाह फैला रहे थे भाजपा के समर्थक, कोलकाता पुलिस ने दे दिया करारा जवाब। साथ साथ सोशल मीडिया पर कई सारे ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त धूम दिखाई दे रही है दोस्तों। साथ साथ बताएंगे नरेंद्र मोदी के गढ़ में आज 2 महिला बड़ी नेत्री इंडिया गठबंधन की करने वाली हैं प्रचार। बताएंगे रोड शो की हो रही है तैयारी और बीजेपी के एक और नेता ने भाजपा को नुकसान करवाने वाला दे दिया है एक बड़ा बयान दोस्तों। इसी के साथ में समाजवादी पार्टी के विधायक की गाड़ी रोके जाने को लेकर भी नया विवाद देखने को मिल रहा है। एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश आज छठे चरण के चुनाव के अंदर जो वोट डालेगा उससे महंगाई बेरोजगारी फैलाने वाले लोगों की छटनी होने वाली है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर दोस्तों आज छठे चरण के चुनाव में 8 राज्यों के अंदर और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 889 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। छठे चरण की बात करें तो एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 15 है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है उसमें मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, महबूबा मुफ्ती, राज बब्बर और दिनेश लाल यादव निरहुआ, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में मैदान में उतरे हुए हैं। मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने कन्हैया कुमार ने दावेदारी ठोक रखी है और धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर जैसे वरिष्ठ बीजेपी के मंत्री चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में 8-8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली में 7 सीटें, हरियाणा की 10 और झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। यानी पूरी तरीके से आज दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। मेनका गांधी क्या समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राम भुआल निषाद के सामने चुनाव जीत पाएंगे क्योंकि वो इस बार समाजवादी पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी ने देश के अंदर 22 लोगों को अमीर बनाया है, हिंदुस्तान में जवानों को मजदूर बनाया गया है। मंच पर भिड़े राव, दान और किरण दोनों में आपस में बहस देखने को भी मिली है दोस्तों। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी दूर करने के लिए राहुल गांधी ने नेताओं को एकजुटता के लिए कहा है। साथ साथ राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान एक दिलचस्प बयान दिया है। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी और कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर में कहा गया था कि वो अपने स्टार प्रचारकों को समझाए कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। धार्मिक मुद्दों पर भेदभाव और अग्निवीर सहित कई मसलों पर बोलने से परहेज की सलाहियत दी गई थी। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी ने हरियाणा में एक सभा को संबोधित करते हुए अग्निवीर स्कीम को लेकर फिर से कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सत्ता में आते ही अग्निवीर स्कीम को फाड़ कर कचड़े के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। कांग्रेस के नेता के मुताबिक ये स्कीम पूरी तरीके से भारतीय सेना के खिलाफ है। चुनाव आयोग भी राहुल गांधी का भाषण सुनता है दोस्तों तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अग्निवीर पर सवाल खड़ा करना ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की पॉलिसी है। उस पर सवाल खड़ा करना ये पॉलिसी का क्रिटिसिज्म है, ना कि भारत की सेना का क्रिटिसिज्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से दी गई हिदायत के बाद राहुल गांधी की ये टिप्पणी बीजेपी के लोगों को और ज्यादा चिंता में डाल सकती है दोस्तों। आप लोग को याद होगा कि बीजेपी के लोग अग्निवीर योजना को लेकर जबरदस्त प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब भाजपा का एक नेता अग्निवीर योजना के नाम पर वोट नहीं मांग रहा क्योंकि उनको पता है कि अगर वोट मांगेंगे तो माहौल उनके खिलाफ ही बन जाएगा। इसीलिए अग्निवीर पर जो लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर जाए क्योंकि राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो भाषण देते रहेंगे, इसका मुद्दा उठाते रहेंगे। साथ साथ छठे फेज के आज इलेक्शन के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सारे इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरीके से वोट करेंगे इससे ये पता चल चुका है कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है दोस्तों। सोनिया गांधी आज आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगी जबकि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। प्रियंका गांधी भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे जबकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कन्हैया कुमार के लिए वोट करेंगे। इसी की तरह आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेगा और कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे। यही तो एकता है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। आपकी जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ पंजाब में आज राहुल गांधी अमृतसर के अंदर चुनावी रैली करेंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी 5 बड़ी रैली पंजाब में करने जा रही है। पंजाब में अब चुनावी पारा चढ़ गया है जहां पर एक और नरेंद्र मोदी दूसरे दिन पंजाब में दौरा करने के लिए पहुंचे तो उनको जोरदार विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि नरेंद्र मोदी के रैली में आने से पहले ही किसानों को घेर लिया गया, पहले ही रोक लिया गया पुलिस प्रशासन की ओर से, लेकिन किसान बीजेपी के नेता का विरोध कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की रैली में जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी भी शनिवार को यानी आज पंजाब में सक्रिय हो रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। अमृतसर के अंदर रैली होने वाली है। राहुल गांधी 25 तारीख यानी आज अमृतसर में रहेंगे। 29 तारीख को हल्का पटियाला लुधियाना में रैली को संबोधित करेंगे। 26 तारीख को प्रियंका गांधी रैली करेंगे श्री फतेहपुर साहिब और जलंधर के अंदर उनकी रैली होगी। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा होने वाला है। सचिन पायलट और स्टार कैंपेनरों की पूरी लाइन अब पंजाब में लगने वाली है। साथ साथ दोस्तों एक न्यूज शेयर करते हुए दावा किया गया था कि नरेंद्र मोदी 28 तारीख को कोलकाता के अंदर रोड शो करने वाले हैं और उससे पहले पूरे कोलकाता के अंदर 144 धारा लगा दी गई है ताकि बीजेपी की रैली ना हो पाए। 60 दिनों तक ये धारा 144 लागू की जाएगी। इस तरीके की जानकारी जो दी गई, इस पर कोलकाता
कोलकाता पुलिस की ओर से कहा गया कि कोलकाता पुलिस ने आईपीसी की धारा 144 जो लागू की है वो डलहाउसी और विक्टोरिया हाउस के आसपास के इलाकों में उसके विसिनिटी के अंदर लागू की गई है और वो भी 2 महीने के लिए। ये कोलकाता में लागू नहीं है बल्कि कुछ क्षेत्रों के अंदर मात्र 2 क्षेत्र हैं, एक डलहौजी का इलाका है, दूसरा विक्टोरिया का इलाका है, जहां पर यह धारा 144 लागू की गई है। जैसा दावा किया जाता है मीडिया में वो पूरी तरीके से गलत है। कुल मिलाकर दोस्तों मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। एएनआई की ओर से दी गई रिपोर्ट को लेकर कलकत्ता पुलिस की ओर से जानकारी देते हुए स्पष्टीकरण दे दिया गया है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 6 सांसदों का टिकट काटकर दिल्ली के अंदर जिसे मैदान में उतारा। मनोज तिवारी उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अभी तेजी से शेयर किया जा रहा है। इसमें ललन टॉप के इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे की बात तो आप मत करिए, चंदा तो आपको काफी मिल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। तो इसके बाद उत्तर पूर्व से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ये क्या होता है, मुझे तो नहीं पता इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या मतलब होता है। इसके बाद लोगों ने अब मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों मनोज तिवारी का मुकाबला कन्हैया कुमार से हो रहा है और इस तरीके के वीडियो साफ तौर पर लोगों के मन में इस बात को संशय उत्पन्न करते हैं कि एक और कन्हैया कुमार जो पीएचडी करके आए हैं, जेएनयू में कंपटीशन पास करके उन्होंने पीएचडी की है, उस पर थीसिस लिखी है और एक इंटेलेक्ट के तौर पर जाने जाते हैं, जबकि मनोज तिवारी इनको ये नहीं पता 10 साल शासन में रहने के बाद की इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। साफ तौर पर दोस्तों ये चुनाव मनोज तिवारी की अज्ञानता और कन्हैया कुमार के इंटेलेक्ट के बीच में हो रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुना जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा आपका क्या मानना है, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार, लिखेगा जरूर। साथ साथ गुरमीत राम रहीम से जुड़े हुए एक संगठन ने ऐलान किया है कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे, यानी पूरे संगठन को बीजेपी के समर्थन में वोट डालने के लिए कहा जा रहा है। गुरमीत राम रहीम ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। ऐसे में दोस्तों रणविजय सिंह बोले कहा राम रहीम 3 साल 4 महीने में 7 महीने से ज्यादा यानी 234 दिन जेल से बाहर रहा, अब बीजेपी को समर्थन कर दिया है। कब कब जेल से बाहर आया राम रहीम, इसकी पूरी डिटेल दी गई है। अक्टूबर 2020 के अंदर 1 दिन की पैरोल मिली थी, मई 2021 में 1 दिन की पैरोल मिली, फिर फरवरी 2022 में 21 दिन जेल से बाहर आए, फिर जून 2022 में 30 दिनों के लिए जेल से बाहर आए। इसके बाद अक्टूबर 2022 में 40 दिनों के लिए, फिर जनवरी 2023 में 40 दिनों की पैरोल मिल गई। इसके बाद जुलाई 2023 में फिर से 30 दिनों की पैरोल मिल गई। इस तरीके से बार बार पैरोल मिलता रहा और इसके एवज में अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों गुरमीत राम रहीम से जुड़े हुए लाखों समर्थकों को बीजेपी के लिए वोट की अपील की जा रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि गिव एंड टेक रिलेशन चल रहा है, यानी बीजेपी को सपोर्ट करने के एवज में क्या पैरोल दिलवाए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था, इसमें न्यूज 24 की ओर से पूछा गया था कि आपको क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर कौन चुनाव जीतेगा, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी। 7432 लोगों के एक्सप्रेशन के बाद पता चला है कि कन्हैया कुमार को 88% लोग कहते हैं कि उनको चुनाव जीतना चाहिए, जबकि मनोज तिवारी को मात्र 11% लोग चुनाव जीता हुआ देखना चाहते हैं। साथ साथ नई दिल्ली सीट की बात करें जहां से बीजेपी ने स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है, यहाँ पर 4312 लोगों ने वोट डालते हुए बताया कि 86% लोग चाहते हैं कि सोमनाथ भारती यानी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत कर जाए, जबकि बांसुरी स्वराज जो 14% वोट के साथ है उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मानो बीजेपी ने जो कैंडिडेटों का चयन किया है इससे लोगों के अंदर एक तरीके की नाराजगी है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आज प्रियंका गांधी और डिंपल यादव दोनों एक साथ रोड शो करने वाली है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी गोरखपुर और वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगी, यानी 2 जगह उनके कार्यक्रम लग रहे हैं। न्याय संकल्प यात्रा अखिलेश यादव जी के साथ उनका होने वाला है और इसके बाद वो डिंपल यादव के साथ रोड शो करेंगी। दुर्गा घाट वाराणसी के अंदर ये रोड शो होने वाला है, जिसके साथ में बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से प्रतापगढ़ में माननीय अखिलेश यादव जी की सभा में भगदड़ करवाने की आंशिक प्रयास किए हैं। स्थानीय पत्रकारों से मिली सूचना के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राजन दुबे अपने 8 से 10 साथियों के साथ यही करने के लिए गया था। समाजवादी पार्टी के नेता ने दावा किया है, उन्होंने कहा कि हालांकि बड़ी घटना नहीं हो पाई, जौनपुर की कल की रैली तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों की भारी भीड़ के चलते इन लोगों की हिम्मत नहीं हो पाई। अब हर सभा में बीजेपी का यही प्लान है ताकि समाजवादी पार्टी को बदनाम करके गुंडों की पार्टी घोषित किया जाए। 2022 विधानसभा में भी यही काम बीजेपी ने किया था और यादव मुसलमानों का भय दिखाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की थी, यानी जिस तरीके से भगदड़ की खबर सामने आई थी उस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की ओर से यह स्टैंड क्लियर किया गया है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी ने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के सहयोगी रहे कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ एनडीए में शामिल दलों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। पहले अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के इलाके में कौशाम्बी में जाकर ऐसा बयान दिया था जिससे खलबली मच गई थी। राजा भैया की तरफ से भी पलटवार किया गया। अब बीजेपी के एक अन्य सहयोगी सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ने अनुप्रिया पटेल की लाइन पकड़ ली है। अनुप्रिया पटेल से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का ऑपरेशन कर दिया, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। यह भी कहा कि राजा भैया का पूर्वांचल की राजनीति में कोई असर नहीं है। ओपी राजभर ने एक चैनल से बातचीत के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हुए राजा भैया पर निशाना साधा। कुल मिलाकर दोस्तों राजा भैया के समर्थकों को एक बार फिर से उकसाने की कोशिश की गई है। क्या आने वाले क्षेत्रों के चुनाव के अंदर भी राजा भैया के समर्थक बीजेपी को सबक सिखाने वाले हैं और एनडीए गठबंधन के अन्य उम्मीदवारों को भी क्या सबक सिखाया जाएगा? आपकी जो भी राय हो लिखेगा जरूर। साथ साथ दोस्तों बस्ती में लोकसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे वोटरों को साधने के लिए सारी कवायदें पूरी की जा चुकी है।
है। राजनीतिक दलों को लग रहा था कि उनका प्रतिद्वंदी मतदाताओं को प्रलोभन देकर वोट अपने पक्ष में करवा सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां पर शक के आधार पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के पुत्र व कप्तानगंज के विधायक अतुल चौधरी के वाहन को बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार सिंह ने रोक लिया और गाड़ी को चेक करने की मांग करने लगे, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। विधायक और बीजेपी के नेता में तनातनी काफी देखने को मिली। दोस्तों, समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आ गए, यानी प्रशासन का काम होता है जांच पड़ताल करने का। बीजेपी का विधायक और बीजेपी के नेता ऐसा कैसे कर सकते हैं? सपा के नेता की गाड़ी को जांचने का अधिकार बीजेपी के लोगों को किसने दिया है? ये बड़ा सवाल है। वहीं पर मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव की सभी 29 सीटों पर 4 चरणों में वोट डाले जा चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग के खत्म होने के बाद काउंटिंग दिनों की तैयारी शुरू कर दी है, यानी काउंटिंग के दिन किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मतगणना में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं को इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। जीतू पटवारी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि मतगणना दिनांक 4 जून 2024 को होने वाला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित होंगे, जिसमें स्वयं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बैठेंगे जीतू पटवारी, और वहां से सारे नेताओं से संपर्क साधा जाएगा। मतगणना में किसी भी प्रकार की अनियमितता और शिकायत के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यालय को कहा गया है और वॉर रूम भी बनाए जा रहे हैं ताकि मतगणना को सुचारू रूप से चलवाया जा सके। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की सभी 8 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद अब नतीजे का इंतजार हो रहा है। इस बीच एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष पर टिप्पणी को लेकर हमला बोला है। शरद पवार ने खुद कहा कि चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी का बयान चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद एक संस्थान होता है, नरेंद्र मोदी एक अहम पद पर है, लेकिन चुनावी रैलियों में जो वो बोल रहे हैं उस पर संज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है क्या? ये सवाल पूछा जा रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये सवाल है। दरअसल दोस्तों, आज तक इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के उस दावे पर भी उन्होंने निशाना साधा है जिसमें अमित शाह दावा कर रहे थे कि 310 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जिम्मेदार लोगों को कुछ आधार के साथ बोलना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि हम ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करते। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार से छत्रपति संभाजीनगर और पुणे डिवीजन के लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए फसल ऋण के पुनर्गठन और बिजली बिल और शिक्षा शुल्क माफ करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह भी किया है। वहीं पर राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ वकील के साथ साथ बार काउंसिल के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने हाईकोर्ट से आग्रह करते हुए कहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईवीएम के लोग को करीब 2 से 4 साल तक सुरक्षित रखने की घोषणा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, यानी अगर ऐसा किया जाएगा तो कोई भी नेता असंवैधानिक तरीके से नहीं चुना जा सकेगा। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि वो चुनाव आयोग से कहते हैं कि अगर आप फॉर्म 17C अपलोड नहीं कर सकते तो राज्य निर्वाचन अधिकारी डेटा अपलोड तो कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म 17C में हर बूथ पर कितना मतदान हुआ इसका आंकड़ा दर्ज करता है फॉर्म 17C, जिसे दिया नहीं जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया है अपडेट करने से। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के नेता बीते दिन आपस में भिड़ गए। इसमें एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। झड़प में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल हो गए। घटना 22 मई की देर रात नंदीग्राम के सोनचूरा का बताया जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में बुरी तरीके से उलझ गए। दोस्तों, शासक कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर एक फेक वीडियो शेयर किया जाता है। इसमें दावा किया जाता है कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। इस पूरे मामले पर जांच करते पता किया गया तो जानकारी ये मिली कि वो ऐसा नहीं बोल रहे थे। उनके बयानों को काट काट के यानी मॉडिफाई करते हुए मिसलीडिंग वीडियो बनाया गया है। हालांकि इस मामले पर कौन कार्रवाई करेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अमित शाह के आरक्षण वाले जो वीडियो बनाए गए थे दोस्तों, जो एआई वाला वीडियो था उस पर तो कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के नेता को लेकर वीडियो फैलाई जा रही है क्या उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी, बड़ा सवाल है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कि बीजेपी हर जगह हार रही है तो नरेंद्र मोदी 400 सीटें जीतने का दावा कैसे कर रहे हैं, बड़ा सवाल पूछा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव जनता और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में चल रहा है, क्योंकि लोग अब परेशान आ चुके हैं। खासकर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी लोगों के सामने एक बड़ा मुद्दा है। हमारे पास एक मजबूत गठबंधन है। बीजेपी के लोग 400 सीटों की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये लोग 400 सीटों पर चुनाव हारने जा रहे हैं। साथ साथ बिहार के वोटर अब ज्यादा लोड लेने वाले नहीं है। बिहार के मतदाताओं को समझ में आ गया है कि कौन उनको नौकरी रोजगार देने वाला है और किसे उन्हें बिहार से 9-11 कर देना है। अब प्रेम से गाना गुनगुनाना है, बीजेपी को बिहार से बाहर करके जाना है। तेजस्वी यादव की ओर से की गई टिप्पणी पर अपनी राय जो लेकर साथ साथ रोड शो में पैसा बांटने को लेकर केस दर्ज होने पर बोले चिराग पासवान, कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं। ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए, लोगों को आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल एक रोड शो कर रहे थे चिराग पासवान, जिस दौरान उनके साथ खड़ा एक व्यक्ति जो बीजेपी का विधायक बताया जा रहा है वो लोगों को पैसा बांट रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, इसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन अब उनसे सवाल पूछा जा रहा था, वो कह रहे मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि उनके बगल में ही ऐसा बीजेपी का नेता कर रहा था। साथ साथ अरविंद केजरीवाल बोले, कहा 2 वर्षों में केंद्र सरकार और सीबीआई ईडी नहीं जुटा पाई कोई सबूत, तो केजरीवाल को कह रहे हैं अनुभवी चोर। यानी नरेंद्र मोदी ने एक प्रायोजित इंटरव्यू किया था दोस्तों रजत शर्मा के साथ में। उस इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी को एकदम आसान सवाल पूछे जा रहे थे, एकदम फुल टॉस दिया जा रहा था और यही बड़ा कारण है कि उनसे बयान वैसे दिलवाए जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो
स्क्रिप्टेड बयान दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उस बयान में नरेंद्र मोदी अनुभवी चोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल ने जवाब देते हुए कह दिया कि 2 वर्ष में केंद्र सरकार सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके भी कोई सबूत नहीं जुटा पाई, तो अब अनुभवी चोर कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। साथ साथ दोस्तों, नरेंद्र मोदी इतनी उम्र होने के बावजूद इतनी सारी रैलियां कर रहे हैं, इस तरीके का परसेप्शन तो गोदी मीडिया में बना दिया गया, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है। खासकर गोदी मीडिया वाला कि शरद पवार जो 83 साल के हैं वो 96 रैलियां कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो 82 साल के हैं उन्होंने 100 रैलियां कर डाली है इंडिया गठबंधन के लिए। तेजस्वी यादव पीठ में दर्द होने के बावजूद 180 प्लस रैलियां कर चुके हैं। प्रियंका गांधी ने 110 रैलियां कर डाली है, वो भी मात्र 2 हफ्ते के अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी के 2 रोड शो और तमाम रैलियों को लेकर ऐसे माहौल बनाया जाता है जैसे उनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा है, वो अकेले देश के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे इतनी उम्र होने के बाद भी। लेकिन शरद पवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है। साथ साथ इंडिया गठबंधन से कौन होगा प्रधानमंत्री का फेस, कांग्रेस के नेता बोले का नतीजा आने दीजिए, मात्र 2 दिनों के अंदर हम लोग तय कर लेंगे, ज्यादा समय लगेगा नहीं, सब कुछ तय हो चुका है। साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि इतने सालों बाद एक पार्टी आई है जो स्कूल बना रही है, अस्पताल बनाकर मुफ्त इलाज दे रही है, 24 घंटे मुफ्त बिजली मिल रही है, नौकरियां दिए जा रहे हैं, इसलिए ये लोग हमें प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी तक सांस ले रहे हैं क्योंकि भगवान हमारे साथ में है, पूरा आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यह आखिरी दौरा नेताओं का चल रहा है। इस बीच दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने फिर से विवादित बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा कि मनमोहन सिंह ने 10 साल पहले कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहती है कि संविधान को बचाना है मोदी जी से, और संविधान जो फैसला लेता है उसे वो मानती नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक शब्द ही हटा देना चाहिए। भारत में लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब तक देश में हिंदू बहुतायत में है। इसके बाद वो दावा कर रहे हैं कि लालू यादव 4 जून के बाद नमाज पढ़ेंगे, जबकि राहुल गांधी टूरिस्ट बनते दिखाई देंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके के बयानबाजी पर बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों पीछे हट रहा है? सबसे बड़ा सवाल का उत्तर लोग चाहते हैं। साथ साथ एनडीए 400 पार तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे, अमित शाह ने एक रैली के दौरान ये दावा किया है। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा कि जो लोग पासमंदा मुसलमानों को अपने साथ में लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि मुस्लिम समाज में भी पासमंदा यानी पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, आज वो लोग मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को पहले पासमंदा समाज के मुसलमानों से कहा जाता कि आप वोट करिए, आपके हितों में कार्य किए जाएंगे, लेकिन अब आरक्षण खत्म करने की बात अमित शाह कर रहे हैं, वो भी मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या पासमंदा मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या पासमंदा मुसलमानों को लेकर जो एक मुहिम चलाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो क्या मात्र एक ढकोसला था? साथ साथ आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान किसी भी तरीके की समस्या और अनियमितता के लिए समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को नंबर जारी कर दिए हैं। ये नंबर वो है जो नेताओं के हैं समाजवादी पार्टी के, और सारी शिकायतें इन पर की जाएगी। यानी कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आजमगढ़ के अंदर शिकायतें की जा सकती है। इसी के साथ में किसानों की आड़ में शरारती तत्व एक्टिव हो गए हैं। पंजाब में बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को लेटर लिखते हुए ग्रामीण एरिया में तैनात करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल को कहा है, यानी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाए, क्योंकि किसानों के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। किसान लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि भाजपा के लोग रोड शो और कोई कैंपेन भी नहीं कर पा रहे दोस्तों। इसके बाद किसानों को शरारती तत्व बताकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सेना को नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्री करेगा या नहीं करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के बारे में पश्चिम मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अंतरराष्ट्रीय भी खान मार्केट गैंग है। ये वो लोग हैं जो यहाँ के हकदार से जुड़े हुए हैं, वे उनके साथ सामाजिक रूप से सहज हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब घरेलू बाजार में बिक्री कम हो जाती है तो अंतरराष्ट्रीय खान बाजार गैंग को लगता है कि मुझे इन लोगों को प्रोत्साहित करके उनके समर्थन देने की जरूरत है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत के चुनाव के अंदर विदेशी ताकतों के द्वारा दखल दिया जा रहा है, इस तरीके का बयान नरेंद्र मोदी ने भी दिया था। और इसके बाद अब ये बयान एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और विदेश मंत्री की ओर से। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, श्रीमती निर्मला सीतारमण के पति हैं प्रभाकर पराकला, जिन्होंने दावा किया है कि 4 जून को नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी के बिना सरकार बनेगी, और नो इंडिविजुअल इज ग्रेटर देन द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कोई भी एक व्यक्ति भारत से बड़ा नहीं हो सकता। बीजेपी अनलाइकली टू क्रॉस 200 सीटें, यानी भाजपा बहुत मुश्किल से 200 सीटें क्रॉस करने वाली है। निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनके पति ने यह दावा किया है, जो इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दूर दूर तक नहीं बनेगी। बीजेपी 200 के आंकड़े से नीचे आकर सिमटने वाली है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। शासन नरेंद्र मोदी ने एक बयान देते हुए कहा था कि उनको दैव्य शक्ति प्राप्त है, यानी उनको ईश्वर ने किसी कार्य के लिए भेजा है। उनका जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ है, यानी जो लोगों का जन्म होता है उस तरीके से उनका जन्म नहीं हुआ। उनको देवता, उनको भगवान ने भेजा है किसी कार्य के लिए, यानी इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू में बोल जाते हैं और उन पर कोई भी दूसरा कोई सवाल खड़ा नहीं करता इंटरव्यू में दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि वो बार बार इस तरीके का बेतुका बयान देते रहते हैं। एक और एनडीटीवी के इंटरव्यू में उन्होंने अपने आप को अविनाशी बता दिया। इसके बाद सवाल यह है कि वोट प्राप्त करने के लिए बीजेपी के लोग किस हद तक जाएंगे? भगवान शिव को अविनाशी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी अपने आप को अविनाशी बताकर भगवान शिव से कंपेयर करके कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के नेता श्रीनिवास बीवी की ओर से
से वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इन्हें अब किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके का बयान ये दे रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि इनको सही में कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करिएगा। साथ साथ वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने दावा किया। आतिशी ने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है कि एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि जहां पर इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में है वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है, ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन के द्वारा बीजेपी को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।